हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए अगर हम अपना चैप्टर 4 रिकॉल करें तो हमने चैप्टर 4 में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा था। अगर हम डिमांड की बात करें तो हमने देखा था कि प्राइस के साथ जो डिमांड है उसका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन मतलब कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, या फिर अगर हमारा प्राइस कम होता है तो जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ये हमने चैप्टर 4 में देखा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि 10 रुपये पे 5 क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी। जैसे ही हमारा प्राइस 10 से 8 हुआ, मतलब कि हमारा प्राइस कम हो गया, तो इस केस में हमें पता है कि जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट हमें ये नहीं पता कि जो हमारी डिमांड है वो कितने यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो वो 5 यूनिट से तो ज़्यादा ही होगी। पहले 5 थी, अब 5 से ज़्यादा होगी। बट हमें नहीं पता कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाए, 10 से 12 हो जाए, तो हमने चैप्टर 4 में देखा था कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाती है। बट हमें ये नहीं पता कि जो हमारी डिमांड है वो कितनी कम होगी। ऑफकोर्स अगर हमारी पहले डिमांड 5 थी 10 रुपीज़ पे, तो हमारी डिमांड 5 से कम होगी। बट अगेन हमें नहीं पता कि जो हमारी डिमांड है वो कितनी कम होगी। तो इस चैप्टर में जो इलास्टिसिटी है वो यही चेंज शो करती है कि कितना चेंज आएगा। इलास्टिसिटी हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। चैप्टर 4 में हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। बट इस चैप्टर में हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि वो कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो रही है प्राइस के चेंज होने से। अगर हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को देखें तो इलास्टिसिटी जो है वो क्या मेजर करती है, तो जब भी मार्केट कंडीशन में चेंजेस आने की वजह से बायर्स और सेलर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो जो इलास्टिसिटी है वो मेजर करती है कि वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाउ मच। हमने चैप्टर 4 में देखा था कि वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मार्केट में चेंजेस आने की वजह से वो अपनी डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, या फिर वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू गिवन है कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कम्प्लीटली कवर करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप की इलास्टिसिटी देखेंगे डिमांड की, और हम उनके डिटर्मिनेंट्स और उनकी कैलकुलेशंस और उनके ग्राफ्स वगैरह को, टोटल रेवेन्यू को देखेंगे। और जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा या फिर सेकेंड वीडियो होगी, उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन को कवर करेंगे। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हमने चैप्टर 4 में देखा था कि एक कंज्यूमर कब एक गुड को ज़्यादा खरीदता है, जब उसके खुद के गुड का प्राइस कम हो जाता है, या फिर उस कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, या फिर उस गुड के सब्सटीट्यूट गुड का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर उस गुड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। मतलब कि इन शॉर्ट हमने चैप्टर 4 में इसको थ्योरेटिकली समझा कि कैसे हमारी जो डिमांड है उसको हमने क्वालिटेटिव समझा कि कैसे हमारी डिमांड इन चेंजेस के बदले में रिएक्ट करती है। हमने उसको क्वांटिटेटिव वे में नहीं समझा, मतलब कि हमने इन नंबर्स कोई भी बात नहीं करी, हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात करी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात करी। हमने देखा कि डिमांड कैसे मूव कर रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, बट हमने उसके साइज़ की तो बात ही नहीं करी कि वो कितना ज़्यादा या कम चेंज हो रहा है, हाउ मच कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू द चेंज, ये हमने नहीं देखा। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। और उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज़ करा इलास्टिसिटी का। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 तरीके की इलास्टिसिटी होती है। तो पहली की अगर हम बात करें तो वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो हमें पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इसी रिलेशन को शो करता है, बट इन नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कम हो रही थी, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ये शो करता है कि कितनी डिमांड कम हो रही थी। सिमिलरली अगर हमारी प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करता है कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि हमारे प्राइस के कम या ज़्यादा होने से हमारी डिमांड कितना ज़्यादा या कम होती है, उसको हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करता है। नाउ अब अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो टोटल 5 तरीके की होती है, बट फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ 2 समझते हैं। पहला है इलास्टिक और दूसरा है इनइलास्टिक। हम जब बात करते हैं इलास्टिक की, या फिर हम बोलते हैं कि किसी गुड की जो डिमांड है वो इलास्टिक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब उसके प्राइस में चेंजेस आए ना, तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत जल्दी चेंज हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इन इलास्टिक की, तो उसमें हम बात करते हैं कि जब उसके किसी गुड के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ही कम चेंज होती है, तब हम बोलते हैं कि उस गुड की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। तो इलास्टिक के केस में जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो रिस्पॉन्ड जो करती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। मतलब कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इन इलास्टिक की, तो इसमें हमारे में बहुत ही फ्यू चेंजेस आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिस्पॉन्ड करती है लेस। तो अगर किसी गुड की इलास्टिक डिमांड होगी, तो उसका क्या मतलब होगा कि अगर उसके प्राइस में थोड़े से भी चेंजेस आए, तो उसके बदले में उसने अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। लेकिन अगर किसी गुड की डिमांड इन इलास्टिक होगी, तो अगर उसके गुड के प्राइस में चेंजेस आएंगे ना, तो उसकी जो डिमांड है वो कम चेंज होगी, या फिर वो कम रिस्पॉन्स करेंगे चेंज करने पे। अब इन दोनों इलास्टिसिटीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे और विद एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो ये एक बार और फिर से अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स की, या फिर इसकी फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम इन फैक्टर्स की बात करेंगे अगेन, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं। इसको यहाँ से ना पढ़ के हम इसे यहाँ पे समझते हैं। वन मोर थिंग, कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है फॉर एनी गुड, वो क्या मेजर करती है। हमने देखा कि जब भी हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, तो वो कितनी चेंज होती है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है। बट ये एक और चीज़ मेजर करती है, ये मेजर करती है कि कोई भी कंज्यूमर कितना विलिंग है, कोई भी कंज्यूमर कितना विलिंग है, हाउ विलिंग कंज्यूमर्स आर टू मूव अवे from the good as price rises। तो ये क्या मेजर करती है, एक और चीज़, कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो कितना विलिंग है उस गुड से दूर जाने में जब भी उसका प्राइस इंक्रीज होगा। नाउ अब अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर 1 देखते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी। हमें पता है कि कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, तो गुड्स का नेचर भी अफेक्ट करता है कि हमारी गुड की डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी। हमारे गुड का जो नेचर है वो 3 तरीके का हो सकता है। या तो हो सकता है कि जो हमारे गुड है वो बिल्कुल नेसेसरी हो, तो हमने एक ले लिया नेसेसिटी, एक हमने ले लिया कंफर्ट, और एक हमने गुड का नेचर ले लिया लग्जरी। अगर हम बात करें नेसेसिटी की, तो हमारे इसमें वो गुड्स आएंगे जो हमारी
बेसिक नीड को पूरा करते हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसमें मान लो हमने ले लिया फूड, या फिर हमने इसमें ले लिया मेडिसिन। अगर हम बात करें कंफर्ट गुड्स की, तो इसमें हम वो गुड्स ले सकते हैं जो एक ह्यूमन को कंफर्ट देते हैं, जैसे कि मान लो फैन। फैन के बिना रह सकते हैं, बट यस अगर फैन होगा तो एक किसी भी ह्यूमन को कंफर्ट होगा। या फिर हम ले सकते हैं रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की, तो उसमें सबसे वेरी एक्सपेंसिव वाले गुड्स आ जाएंगे। तो इसमें मान लो कार्स एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर हम बात करें नेसेसरी गुड्स की, तो नेसेसरी गुड्स हमें पता है कि वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम फूड के बिना तो नहीं रह सकते, या फिर अगर हमारा कोई सीरियस ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम उसकी मेडिसिन के बिना भी नहीं रह सकते। अब अगर हम बात करें नेसेसरी गुड की डिमांड की, तो जो नेसेसरी गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि हमारा प्राइस में चेंजेस आने की वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, क्योंकि ये हमारे नेसेसरी गुड है, हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा तो भी हमें इनकी ज़रूरत है, हमें ये खरीदने ही पड़ेंगे। तो इस केस में हमारी इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो इनइलास्टिक का अगर मैंने पीछे भी जो मीनिंग बताया वो यही था कि जब भी हमारे प्राइस में चेंजेस आएंगे तो जो डिमांड है उसमें फ्यू चेंजेस आएंगे, या फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो रिस्पांस कम करेगी। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारी डिमांड फॉर गुड है वो इनइलास्टिक है। तो इस केस में जहाँ पे हमारे नेसेसरी गुड की बात हो रही है, वहाँ पे हमारी जो डिमांड है फॉर गुड या फिर फॉर नेसेसरी गुड्स वो इनइलास्टिक है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस में चेंजेस आएंगे तो हो सकता है कि हमारी जो डिमांड है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएं, बट कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। कोई अपना खाना खाना बंद नहीं करेगा, कोई अपनी मेडिसिन को बंद नहीं कर देगा। अगर हम बात करें कंफर्ट गुड्स की, तो इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी कंजम्पशन, अगर लाइक उसका प्राइस थोड़ा बहुत चेंज होता है तो इस केस में हमारी जो डिमांड है वो होती है इलास्टिक, कि अगर हमारा प्राइस थोड़ा भी चेंज हुआ तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंज हो सकती है, हम अपना पोस्टपोन कर सकते हैं। लाइक अगर रेफ्रिजरेटर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हो सकता है कि हम उसको ना खरीदें। लेकिन अगर बात करें लग्जरी गुड्स की, तो इसमें जो हमारी डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है, मतलब कि और भी ज़्यादा इलास्टिक एज कंपेयर टू अगर हम कंफर्ट से देखें तो हमारी इस केस में जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है। मतलब कि रेफ्रिजरेटर का प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो हम डिमांड कम कर रहे थे, लेकिन अगर कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो फॉर श्योर हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से यहाँ पे डिमांड पे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा डिमांड पे, बट यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब अगर हम बात करें फैक्टर 2 की, तो फैक्टर 2 है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट में हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें जो दो केसेस होंगे, एक होगा केसेस कि किसी गुड के क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, दूसरे केस में हम लेंगे कि किसी गुड के फ्यू सब्सटीट्यूट्स हैं, या फिर उस केस में नो सब्सटीट्यूट्स हैं। तो ऑफ कोर्स अगर किसी गुड के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, तो अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होता है और उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं क्लोज, तो हम उस गुड को नहीं खरीदेंगे और हम दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके बदले में जो डिमांड है वो भी चेंज हो गई एकदम से, काफ़ी ज़्यादा से। तो इस केस में जो हमारी डिमांड है वो होगी इलास्टिक, कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। बट अगर हमारे किसी गुड के सब्सटीट्यूट बहुत कम होंगे या फिर सब्सटीट्यूट ही नहीं होंगे, तो अगर उस गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर जो है वो किसी और गुड पे शिफ्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सब्सटीट्यूट या तो बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। तो उसको ज़बरदस्ती वो जो है
उसी प्राइस पे हो सकता है खरीदना पड़े, तो इस केस में जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। मतलब कि प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में काफ़ी कम चेंजेस आएंगे। अब अगर हम बात करें अपने फैक्टर 3 की, तो वो है इनकम लेवल। इनकम लेवल में जो डिवीजन है वो दो लोगों का इनकम के बेसिस पे होगा, तो दैट मीन्स कि कुछ लोग होंगे जिनके पास हाई लेवल वाली इनकम होगी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ होंगे रिच लोग, और दूसरी कैटेगरीज में हमने डाल दिए जिनकी लोअर इनकम होगी, या फिर हम बोल सकते हैं पुअर पीपल। तो अगर हम रिच पीपल की बात करें तो अगर उनके प्राइजेस में चेंज आता है, जो वो गुड खरीद रहे हैं, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उसे खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं ईजिली। तो उनकी जो डिमांड होती है वो यूजुअली इनइलास्टिक होती है, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से वो बहुत ही कम अपनी डिमांड को चेंज करते हैं। लेकिन अगर बात करें पुअर पीपल की, तो ऑफकोर्स अगर कोई चीज़ उन्हें एकदम से महंगी पड़ जाए तो ऑफकोर्स वो उसकी जो डिमांड है वो कम कर देंगे। तो इस केस में जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होती है, कि प्राइस के चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। अगर हम बात करें अब अपने फैक्टर 4 की, तो वो है लेवल ऑफ प्राइस। अब लेवल ऑफ प्राइस में दो तरीके के गुड्स आते हैं, एक होएगा एक्सपेंसिव गुड जो कि महंगा है, और एक होगा इनएक्सपेंसिव। तो ऑफ कोर्स अगर एक्सपेंसिव गुड के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, और हो सकता है कि तुम उसकी जो डिमांड है वो कम करने लगो, और ऑब्वियसली उस पर जो लोग हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो उसे ना खरीदें। तो वहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर बात करें इनएक्सपेंसिव गुड्स की, तो अगर उनका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हो जाता है, जैसे मैगी का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, हम फिर भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर किसी एसी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हो सकता है कि हम उसकी डिमांड को कम कर दें। तो एसी के केस में हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, दैट मीन्स कि प्राइस के चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें इनएक्सपेंसिव गुड की, तो इस केस में जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, मतलब कि डिमांड इतनी यूजुअली चेंज नहीं होती है प्राइस के चेंज होने की वजह से। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर 5 की, तो वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। इसमें जो दो कैटेगरीज हमने लिए हैं वो है कि वो गुड्स जिनकी कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो कंजम्पशन ऑफ गुड कैन बी पोस्टपोन, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी पोस्टपोन। अब अगर हम बात करें पोस्टपोन वाले गुड्स की, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो बिस्किट, अगर हम उसको नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। तो इस केस में अगर बिस्किट का प्राइस इंक्रीज होता है तो हो सकता है कि हम उसकी डिमांड को कम कर दें, और जो डिमांड है वो इस केस में होती है इलास्टिक। दैट मीन्स कि प्राइस के चेंज होने की वजह से जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उन गुड्स की कंजम्पशन जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो अगेन तो उसमें हम एग्जांपल में ले सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग, या फिर वो मेडिसिन जो हमें यूज़ करनी ही पड़ रही है, लाइक अपने ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई सीरियस चल रहा है तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, कि अगर उसके प्राइस में चेंज आया तो हम अपनी डिमांड को चेंज नहीं करेंगे, या फिर बहुत ही कम चेंजेस आएंगे डिमांड में। अगर हम बात करें फैक्टर 6 की, तो उसमें है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस में अगेन दो कैटेगरीज आती हैं,
तो पहला आता है वो गुड्स जिसके नंबर ऑफ यूजेस है, तो फिर हमने ले लिया गुड विद मल्टीपल यूजेस। सेकेंड कैटेगरी में हमने लिया गुड्स विद लिमिटेड या फिर सिंगल यूज। तो जो हमारे गुड विद मल्टीपल यूजेस होते हैं उस केस में जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होती है, और जिन गुड्स के लिमिटेड यूजेस और सिंगल यूजेस होते हैं उस केस में जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। अगर हम बात करें रीजन की, तो गुड विद मल्टीपल यूजेस में अगर हम एज एन एग्जांपल लें इलेक्ट्रिसिटी का, अब इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने फैंस भी चलाते हैं, हम लाइट्स भी उसी से यूज़ करते हैं, हमारा रेफ्रिजरेटर उससे चलता है, हेयर ड्रायर उससे चलता है, वॉशिंग मशीन भी उससे चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। अब मान लो कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्राइस है वो कम हो गया। पर मंथ जो हमें 3000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता था, वो प्राइस कम होने की वजह से हो गया मान लो 2500। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हुआ, हमारा बिजली का बिल कम आने लगा, तो उसके बदले में डिमांड क्या मेजरली रिस्पॉन्स करेगी कि हो सकता है कि जो पहले 2 बंदे अलग अलग अपने एसी रूम्स में सो रहे हों, हो सकता है कि अब ये चारों बंदे अलग अलग रूम में अलग अलग एसी यूज़ करने लगे। या फिर अगर हम इसको दूसरे सेंस में समझें तो हो सकता है कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होने लगा, हमारा बिजली का महीने का बिल कम आने लगा, हमारी कॉस्ट कम होने लगी, तो हो सकता है कि अगर हम एक रूम में पहले एक लाइट ऑन करके रहते थे और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में हम 2 लाइट ऑन करके रहने लगे। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा केस देखें कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इस केस में मान लो इस बार हमारा 2500 ना होके पर मंथ जो बिल है वो हो गया 4000। दैट मीन्स कि अब हमें 1000 रुपीज़ एज कंपेयर टू 3000 हमें 1000 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तो इस केस में जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है वो कैसे मेजरली रिस्पॉन्स करेगी कि हो सकता है कि जो 2 लोग पहले अपने 2 रूम में सो रहे हो और ये इंडिविजुअल 2 रूम में सो रहे हो सकता है कि अब ये चारों एक ही रूम में जाकर एक ही एसी को यूज़ करें। या फिर हो सकता है कि जो हम पहले एक लाइट जला रहे थे, तो नहीं ये नहीं हो सकता 0 लाइट पर तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं कि अगर यहाँ पे ये पहले 2 लाइट पे रह रहे थे तो ये मान लो 3 पे शिफ्ट हो गए। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो पहले 2 पे रह रहे थे और हो सकता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिसिटी का तो वो एक लाइट यूज़ करने लगे अपने रूम में। अब अगर हम दूसरा केस देखें तो इसमें क्या हुआ है कि हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है। अगर इसका रीज़न देखें तो हम गुड में एग्जांपल ले लेते हैं मशरूम का। मशरूम का सिंगल यूज़ है। अगर हम 1 kg मशरूम पहले खरीद रहे थे मान लो 50 रुपीज़ में, अब उसका प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 50 से 100। अब मशरूम को तो कोई डेली यूज़ नहीं कर रहा और उसके मल्टीपल यूजेस भी नहीं है, तो हमें अगर महीने में एक बार भी मशरूम की सब्जी बना के खानी है तो हमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है वो बस 50 रुपीज़ की पड़ रही है। बट इस केस में जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो कितनी ज़्यादा थी। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1000 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा दें या फिर हम महीने का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दें, तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है।
तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना इज़ नॉट अ बिग डील। वहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है कि प्राइस में चेंजेस आए, तो हमने जो डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करे। लेकिन अगर हमें महीने के 1000 रुपीज़ बार बार एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो ऑफकोर्स उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, मतलब कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। नाउ अब अगर हम अपना नेक्स्ट फैक्टर देखें तो फैक्टर 7, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें दो तरीके की गुड्स आएंगी। पहला, वो गुड्स जिनका शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में, TE ले लिया इसको, ज़्यादा होगा, और दूसरी साइड आएंगी वो गुड्स जिनका टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर कम होगा। हमें पता है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि हम मान सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि खर्चे। अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की तो ऑफ कोर्स इनका जो शेयर होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा होगा। अगर हम किसी लग्जरी गुड को बाय करेंगे, किसी महंगे गुड, एक अच्छी बहुत महंगी कार को बाय करेंगे, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लग्जरी गुड्स का जो शेयर होता है टोटल एक्सपेंडिचर में वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी गुड्स खरीद रहे हैं, मान लो कि हम खरीद रहे हैं मैच बॉक्स, तो ऑफकोर्स इसका जो शेयर है टोटल एक्सपेंडिचर में वो काफ़ी कम है। तो जिन गुड का शेयर कम होता है टोटल एक्सपेंडिचर में, उन गुड की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि ऑफकोर्स जो मैच बॉक्स है वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ तो है नहीं। अगर उसका प्राइस में कोई चेंज भी आता है तो डिमांड मेजरली इतनी चेंज। लेकिन अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की या फिर उन गुड्स की जिनका शेयर टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा होता है, तो उन गुड की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। दैट मीन्स कि उनके प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। नाउ 8th फैक्टर जो कि है टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एक आएगा शॉर्ट रन, एक होगा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारी जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि शॉर्ट रन में जो कंज्यूमर्स हैं वो ईजिली अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल भी देखें तो मान लो हमारा इनिशियली पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एकदम से जो है पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, लोग फिर भी कार चलाएंगे। बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए हमारा प्राइस फिर भी इंक्रीज़ रहा और हो सकता है आगे चलकर और बढ़ गया, तो यस लोग समझेंगे कि यस अब तो ये हमारा परमानेंट एक्सपेंस हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये परमानेंट एक्सपेंस हो गया था 1000 का पर मंथ। ऐसे ही हमारा अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज ही रहता रहेगा तो हमारा ये एक परमानेंट एक्सपेंस हो जाएगा कि मान लो तुम्हें 500 रुपये अब एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं पर डे चलाने के लिए। तो तब उस केस में वो सोचेगा भी कि यस अब इट्स द टाइम कि मैं अपनी चीज़ों को चेंज करूं, डिमांड को चेंज करूं। तो शॉर्ट रन में बेसिकली लोग जो हैं वो इतनी इजीली स्विच नहीं करते हैं चीज़ों पे, बट यस इन लॉन्ग रन वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं। तो इन लॉन्ग रन जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है। ओके, नाउ अब लास्ट फैक्टर जो कि है हैबिट, 9th फैक्टर हैबिट्स। अब हैबिट्स में भी अगेन दो तरीके के गुड आते हैं। एक होते हैं वो गुड जिनकी तुम्हें हैबिट्स हो जाती है, तो एक होते हैं हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, और एक होते हैं वो गुड्स जिनकी तुम्हें हैबिट नहीं होती, नॉन हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। अब अगर बात करें हैबिट फॉर्मिंग गुड्स की, तो इस केस में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक इसलिए होती है कि अगर हमें किसी गुड को कंज्यूम करने की हैबिट है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी होता है तो तुम अपनी डिमांड पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। तुम हो सकता है कि तुम उसको चेंज ही ना करो अपनी डिमांड को, या फिर हो सकता है कि तुम बहुत ही कम चेंज करो। तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, प्राइस के साथ साथ वो ज़्यादा बदलती नहीं है, इनसेंसिटिव होती है वो।
अगर हम इसमें एग्जाम्पल भी लें तो हम ले सकते हैं अल्कोहल का या फिर सिगरेट्स का एग्जाम्पल, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग गुड्स हैं और लोग इसको इतनी ईजिली बंद नहीं करते कंज्यूम करना। अब अगर हम बात करें नॉन हैबिट फॉर्मिंग गुड्स की, तो इस केस में हमारी जो डिमांड है वो होती है इलास्टिक। दैट मीन्स कि हमारे प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं गम का। मान लो कि एक सेंटर फ्रेश का प्राइस पहले 1 रुपये था, बट उसका प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 10 रुपये। तो ऑफ कोर्स पहले तो हम 1 रुपये पे खरीद रहे थे, और जैसे ही उसका प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो मोस्ट ऑफ द लोग तो उसे खरीदेंगे ही नहीं, तो हमारी जो डिमांड है उस पर ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, और ऑफ कोर्स हमें उसकी हैबिट भी नहीं है तो हम उसे ईजिली छोड़ सकते हैं। तो जिन गुड्स की हमें हैबिट नहीं है उधर तो हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, और जिन गुड्स की हमें हैबिट है तो उस केस में हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। नाउ अब आगे देखते हैं। अब हम इतनी देर से देख रहे थे कि जो इलास्टिसिटी है वो चेंज को मेजर करती है, बट अब हम फाइनली उसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम किसी की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ईडी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर हम शॉर्टली लिखें, क्योंकि आगे मैं बिल्कुल दोबारा से इसको कम्प्लीटली नहीं लिखूंगी, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि परसेंटेज और चेंज का जो सिंबल है वो होता है ट्रायंगल। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हमने क्यूडी लिख दिया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है कि मान लो अगर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि 10% जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से 20% हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल कर गई। तो अब अगर हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पे हमें परसेंटेज जो प्राइस में चेंज हुआ है वो ऑलरेडी गिवन है, और जो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज हुई है वो ऑलरेडी गिवन है। 10% से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी जो है हमारी वो 20% से डिक्रीज हो गई। अगर डिक्रीज हुई है तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे उसका नेगेटिव साइन आएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है या फिर हमारी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो -2 आई है। अगर हम बात करें -2 की, एक सेकेंड यहाँ पे, तो जो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है ये हमारा कुछ भी शो नहीं करता, बट नेगेटिव रिलेशन शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि हम नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, हम लेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि ऐसे, अगर हमें -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जो अब हमारा आंसर हो गया वो हो गया 2। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इस केस में वो आ गई 2। अब जो ये 2 है ये क्या शो करती है, ये बताती है कि हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्रपोर्शनेटली ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, एज लार्ज एज चेंज इन प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आए वो डबल थे एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। अगर हमारा यहाँ पे आंसर होता 3 तो हम बोलते कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में 3 टाइम्स ज़्यादा चेंजेस आए एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस।
नाउ अब ये वो कंडीशन थी जब हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल में परसेंटेज गिवन थी कि यस इतनी परसेंटेज से हमारी जो डिमांड और प्राइस है वो चेंज हुए। बट नाउ लेट सपोज कि हमें इस बार परसेंटेज नहीं गिवन, तो हम अपनी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। तो उस सिचुएशन को देखते हैं कि अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज की, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। अब अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है, लेट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। यहाँ पे हमें 2 प्राइस गिवन है, एक है P0 पहले वाला मतलब इनिशियल, एक उसके बाद में जो प्राइस चेंज होके हुआ वो हमने ले लिया P1 मतलब फाइनल प्राइस। अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो हमने इनिशियल क्वांटिटी ली Q0 और जो उसके बाद चेंज होकर बनी उसको हमने ले लिया Q1। तो अगर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100 कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो उस केस में हम P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 कर देंगे। अगर हम इन दोनों को फॉर्मूले में भी पुट करें तो हमारा न्यूमरेटर में आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको पुट कर देते हैं Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा से लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 माइनस में Q0 डिवाइडेड बाय Q0, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था P0 और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 माइनस P0। अब P1 माइनस P0 और Q1 माइनस Q0 कुछ भी नहीं है बट वो एक चेंज को शो करता है। अगर हमें कोई चेंज निकालना है तो हम उसको क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, देन अगेन हमें यहाँ पे ये जो Q1 माइनस Q0 है ये कुछ भी नहीं है बट ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, और जो हमारा ये P1 माइनस P0 है ये भी कुछ नहीं है बट हमारा ये चेंज इन प्राइस है, और बाकियों को दोनों को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज फॉर्मूला ये आ गया, और अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं गिवन तो हमारा एक फॉर्मूला ये आ गया। नाउ अब अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो हम इस परसेंटेज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टिल इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है वो हम देखते हैं आगे। मान लो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट गिवन है जिसपे हमारा जो क्वांटिटी है वो 120 है और जो प्राइस है वो 4 है। सिमिलरली पॉइंट बी पे जो हमारी क्वांटिटी है वो 80 है और जो हमारा प्राइस है वो 6 है। अगर हम इसको ग्राफिकली भी देखें तो हम इसको बेसिकली ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 80, यहाँ पे ले लिया 120 और यहाँ पे ले लिया हमने 4, यहाँ पे ये हमने रफली ले लिया यहाँ पे 6। तो पॉइंट 4 पे हमारी 120 थी डिमांड और 6 प्राइस पर हमारी 80 थी। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। नाउ अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर हम इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें तो इसमें 2 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो A to B या फिर B to A। अगर हम A to B देखिए, पहले A to B, तो A to B में क्या हो रहा है कि पहले हमारा प्राइस यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने ले लिया प्राइस, ये हमने ले लिया डिमांड। तो A to B में क्या हो रहा है कि जो हमारा प्राइस है
वो 4 है, और उसके बाद प्राइस बी पॉइंट पे हो गया 6, और जो हमारे 4 प्राइस पे क्वांटिटी है वो 120 है और आफ्टर क्वांटिटी ये है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा 4 है वो हमारा इनिशियल प्राइस है, तो हमने इसको ले लिया P0। 6 हमारा आफ्टर प्राइस है, तो इसको हमने ले लिया P1। सिमिलरली क्वांटिटी ये हमारी इनिशियल है, तो हमने इसको ले लिया Q0। ये हमारी आफ्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमने ले लिया Q1। इस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ईडी का फॉर्मूला था Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 इंटू में P0 और डिवाइडेड बाय Q0। अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 120। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 120। ये यहाँ पर आ जाएगा 2, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे 6, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -2/3। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 0.66। माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे। नाउ अब अगर हम इसको पॉइंट B2A कैलकुलेट करें तो B2A में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया डिमांड। B2A में इसका रिवर्स हो जाएगा, पहले प्राइस 6 था फिर 4 हो गया और इसमें यहाँ पे क्वांटिटी 80 और 120 हो जाएगी। इस केस में हमारा जो प्राइस है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इस केस में 6 जो है, एक सेकेंड, इस केस में 6 जो है वो हमारा P0 है और जो 4 है वो P1 है। सिमिलरली 80 जो है इस बार वो Q0 है इनिशियल क्वांटिटी, और जो 120 है वो Q1 है फाइनल क्वांटिटी। अगेन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमने अपना ED ले लिया। अगेन फॉर्मूला नहीं लिख रही, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो इसमें इस बार आ जाएगा 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 80। यहाँ पे इस बार आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। नाउ इस केस में इसका आंसर जो है वो बिल्कुल रेसिप्रोकल आ गया -3/2, बट हम माइनस को इग्नोर कर देंगे और इसका जो फाइनल आंसर है वो 1/5 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशन A to B और B to A हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफर कर रही है। अब ये डिफरेंट अराइज ना हो तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे भी है जिससे हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मेथड को बोलते हैं ये मिड पॉइंट मेथड। इसमें ये डिफरेंट वे से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को। तो पहले हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे कैलकुलेट होती थी, वो होती थी Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। बट ये बोल रहा है कि इनको यहाँ से हटाकर सिर्फ इनके एवरेज से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स कि हम इसको बस यहाँ पे ये सेम रहने देंगे और यहाँ पे इनका एवरेज ले लेंगे। सिमिलरली प्राइस के साथ भी हम सेम करेंगे। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा दोनों पॉइंट में लाइक A to B और B to A वो सेम आएगा। तो अगर हम इसका फाइनल फॉर्मूला निकालें तो ED का क्या हो जाएगा
Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0 इंटू 2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 सॉरी P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0। अब अगेन हमें पता है कि ये टर्म और ये टर्म चेंज है, ये चेंज को शो करती है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे बाय चेंज इन Q एंड चेंज इन P और इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q0। अब अगर यहाँ पे हम फ्रॉम A टू B जाएं, फ्रॉम A टू B, तो इस केस में जो हमारी प्राइस और डिमांड थी वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही, बट लेकिन वहाँ से हम वैल्यूज़ को देख सकते हैं और मैं डायरेक्ट ईडी में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 80 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 200। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर जो है वो आ जाएगा -1। अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लेंगे तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आ जाएगी 1। नाउ अगर हम देखें फ्रॉम B टू A, तो अगेन डायरेक्ट वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो ED इस बार हो जाएगा हमारा 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200। ये 10 कैसे आया, 6 प्लस 4 और ये आया 120 प्लस 180। ऊपर वाले केस में भी सेम था, तो इसमें अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट अगेन। तो अगेन हमारा जो आंसर है वो -1 आएगा, लेकिन अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में भी 1 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम A टू B जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है, और फ्रॉम B टू A भी हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है। दोनों ही केस में हमारी जो इलास्टिसिटी है वो सेम है, और इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो दोनों केसेस में डिफरेंट थी। तो ये थी हमारी पॉइंट्स की बात। पहले हमने देखा इस केस में यहाँ पर कि अगर हमें परसेंटेज गिवन है तो हम कैसे अपनी इलास्टिसिटी को निकालेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम अपनी इलास्टिसिटी को कैसे निकालेंगे। अब मान लो अगर हमें सिर्फ एक कर्व गिवन है और इस कर्व पे हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट पे हम कैसे बताएंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, उसको पहले समझते हैं आगे, फिर वापस इस पर आते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 5 तरीके की होती है। हमने थोड़ा सा ऑलरेडी देख लिया इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड को, बट हम अब ब्रीफली इन 5 इलास्टिक डिमांड को समझेंगे। यहाँ पे समझते हैं इन्हें। नाउ स्टार्ट करने से पहले अगर हम दोबारा से अपना ईडी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रिकॉल करें तो वो होता है ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये न्यूमरेटर होता है, हमें पता है,
और जो ये हमारा नीचे वाला पार्ट होता है ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर को अभी मैं ऐसे ही n ले लेती हूँ और यहाँ पे डिनोमिनेटर को d ले लेते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें इलास्टिक डिमांड या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड की, तो इस केस में जो हमारा ED होता है या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 वो तब होगी जब हमारा न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स कि और किस केस में होगी, जब हमारा परसेंटेज चेंज इन QD ज़्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 30% है और ये यहाँ पे हमारा प्राइस का परसेंटेज चेंज 20% है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इस केस में अगर हमारा जो डायग्राम है, जो डिमांड कर्व है, वो कैसा बनेगा उसे देखते हैं। ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमने ले लिया P0, यहाँ पे हमने ले लिया Q0। ये हमारा इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी है। तो हमें दिखाना है कि जो हमारी क्वांटिटी है उसमें ज़्यादा चेंज आया एज कंपेयर टू प्राइस, तो हम प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे। और अगर हमें क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज दिखाना है तो हम क्वांटिटी को ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा आ जाएगा डिमांड कर्व। हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस में चेंज आया वो थोड़ा सा है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी में चेंज आया वो ज़्यादा है। इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब कि थोड़ा सा ऐसे। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टीपर की तो वो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है, वो अभी नेक्स्ट केस में आएगा। नाउ अब अगर हम बात करें इन इलास्टिक डिमांड की या फिर लेस इलास्टिक डिमांड की, दोनों सेम चीज़ है। तो इस केस में जो हमारा ED है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 वो कब होगा, जब उसका न्यूमिनेटर कम होगा डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स कि इस केस में जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होना चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमने ये ऐसे ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया P0 और यहाँ पे हमने ले लिया Q0। हमने इनको ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया। अब हमें दिखाना है कि हमारे प्राइस में ज़्यादा चेंज आया और क्वांटिटी में कम चेंज आया। तो हमने प्राइस में दिखा दिया न्यू प्राइस यहाँ पे, और क्वांटिटी में हमें थोड़ा सा चेंज दिखाना है तो हमने क्वांटिटी इस बार पास में ले ली। अगर हम इसको अगेन ज्वाइन करें दोनों को तो ये हमारा आ गया, एक सेकेंड, तो ये हमारा आ गया डिमांड कर्व। हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है उसमें कितना ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आया है। अब अगर हम बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो ED है वो इक्वल टू 1 होती है। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। ये किस केस में पॉसिबल है, जब हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा बिल्कुल। मतलब कि इस केस में हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो बिल्कुल इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लो ये ऐसे है, यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल प्राइस, यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल क्वांटिटी। अगर हमें इक्वल दिखाना है तो हमने इन्हें इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया थोड़ा सा। यहाँ पे हमने ले लिया न्यू प्राइस और यहाँ पे हमने ले लिया न्यू क्वांटिटी। अगर हम इसका डॉट्स ज्वाइन करें तो ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। हम देख सकते हैं कि जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ उतना ही हमारा क्वांटिटी में भी चेंज हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, वो स्टीपर होता है।
मतलब कि वो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हमारा जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। आगे देखते हैं। फोर्थ, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इक्वल्स टू 0 होती है। अब ये इक्वल्स टू 0 कब होगी? जब हमें पता है कि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर 0 आ जाएगा तो पूरा ये 0 बन जाता है। तो हमें इस केस में हमारा न्यूमरेटर जो है 0 है। अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है दैट मीन्स कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो ये हमने कर्व ले लिया, यहाँ पे हमने फिक्स ले ली अपनी क्वांटिटी Q, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाने। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो मान लो यहाँ पे हमने ले लिया P0, फिर हमने प्राइस को और इंक्रीज कर दिया, फिर हमने प्राइस को और इंक्रीज कर दिया। अगर हम तीनों का पॉइंट देखें तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स पे हमारी जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अगेन अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 हो जाएगी। नाउ द लास्ट केस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 होना चाहिए। मतलब कि ऊपर अगर कुछ भी नंबर हो बट अगर हमारे नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लेकिन हम बोल देते हैं इस केस में कि यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी है। तो इसमें जो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हमारा मतलब प्राइस फिक्स है। प्राइस 0 करने के लिए हम अपनी डिफरेंट क्वांटिटी पे सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है और इस केस में हमने देखा कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो वर्टिकल है। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंट टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम वापस उस टॉपिक पे जाते हैं जो हमने एक कर्व और एक पॉइंट पे छोड़ा था। अगर मैं इसको इरेज करके एक बार फिर से स्टार्ट करूं तो अगर हमें एक कर्व गिवन है और उस पर एक पॉइंट गिवन है तो हमें उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी अगर बतानी है तो हम कैसे बताएंगे कि इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी क्या है। जैसे कि अगर हम पीछे वाले केसेस में देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। मतलब कि ये हमारा कौन सा वाला केस है? इनइलास्टिक डिमांड वाला। यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है। मतलब कि यहाँ पे हमारा कौन सा केस है? इलास्टिक डिमांड वाला। और इन दोनों केसेस में जहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक वाला केस है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ऐसे ही हमें इन पॉइंट पे बताना है कि अगर हमें एक कर्व गिवन है और उस पर सिर्फ एक पॉइंट गिवन है तो इस पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अगेन अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि ये जो हमारी दोनों सिचुएशन है ये
इमेजिनरी है। दैट मीन्स कि इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन रियल लाइफ हमारी जो डिमांड है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी चेंजेस ना आए, हमारी डिमांड ज़रूर चेंज होती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो ऑफ कोर्स ये इन रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये हमारी जो सिचुएशन है ये बस इमेजिनरी है। वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही डिस्कशन चल रहा है अभी तक कि यहाँ पे अगर हमें एक कर्व गिवन है और उस पर एक पॉइंट गिवन है, तो हमें बताना है कि उस पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, न्यू फॉर्मूला, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे ड्राइव करते हैं। हम इस बार न्यूमरेटर में लेते हैं लोअर सेगमेंट और हम डिनोमिनेटर में लेते हैं अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोअर सेगमेंट और यहाँ पे अपर सेगमेंट। तो लेट सपोज कि ये हमारा ग्राफ है, इस पे मैंने एक कर्व ड्रॉ करा, डिमांड कर्व, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो ऊपर की साइड वाली एरिया होगा लाइन का उसको हम बोलते हैं अपर सेगमेंट, और जो नीचे की साइड का एरिया होगा उसको हम बोलते हैं लोअर सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारी कोई न्यूमेरिकली बात नहीं होगी, बट हम अपने लोअर और अपर सेगमेंट में देखकर बता देंगे कि यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है वो क्या है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की भी बात करें तो यहाँ पे हमारा अपर सेगमेंट सिर्फ इतना सा है और जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो अपर सेगमेंट है वो कम है लोअर सेगमेंट से, मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कम है न्यूमरेटर से। तो ऑफ कोर्स जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इस केस में वो ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक डिमांड या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ डायरेक्ट इनके 5 केसेस को देख लेते हैं, उससे हमारा जो एग्जाम्पल है वो अगेन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया क्वांटिटी फॉर गुड एक्स रैंडमली, और यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया गुड एक्स का। यहाँ पे हमने ले लिया 0। ये मैंने एक यहाँ पे डिमांड कर्व, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट ले लेती हूँ जिनके बारे में अब मैं बात करूँगी। यहाँ पे ये हमने लिया एक पॉइंट 1, सबसे नीचे मैंने ले लिया एक पॉइंट 5, इसके मिड में यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट 3। अब इस मिड से दोबारा से हमने मिड लिए दोनों कॉर्नर से, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये 4 एंड यहाँ पे मैंने ले लिया एक 2। अब इन पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट 1 पे अगर हम अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें तो वो होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। हम अपने पॉइंट 1 में देख सकते हैं कि हमारा कोई अपर सेगमेंट ही नहीं है, और हमारा जो ये नीचे का एरिया बचा ये सारा ये लोअर सेगमेंट में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो अपर सेगमेंट है वो 0 आ गया, मतलब कि हमारा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय 0 हो गया। तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी आ गया। फिर से अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी आ गया। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है तो वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक वाला केस होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है पॉइंट 1 पे। अगर हम बात करें पॉइंट 2 की तो अगेन ये हमारा हो गया ED, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट 2 पे अगर हम देखें तो हमारा अपर सेगमेंट सिर्फ इतना सा है और हमारा लोअर सेगमेंट इतना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो ग्रेटर है अपर सेगमेंट से, मतलब कि हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो ऑफ कोर्स जो हमारा ED है
वो इस केस में ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि हमारा यहाँ पे इलास्टिक डिमांड वाला केस है। सिमिलरली अगर हम अपना पॉइंट 3 देखें तो यहाँ पे हमारा ईडी जो है वो अगेन हमने यहाँ पे ले लिया लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस है लोअर सेगमेंट की वो भी इक्वल है और जो अपर सेगमेंट की है वो भी सेम डिस्टेंस है। अपर और लोअर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट के इक्वल है। दैट मीन्स कि इस केस में हमारा न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के, मतलब कि हमारा इस केस में जो ईडी है वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी वाला केस आ गया। तो ये यहाँ पे हमने ले दिया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ अगर हम बात करें पॉइंट 4 की, तो पॉइंट 4 पे अगेन हमने फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अपर सेगमेंट है वो इतना ज़्यादा है और जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो सिर्फ इतना सा है। तो इस केस में हमारा अपर सेगमेंट जो है वो ज़्यादा है और लोअर सेगमेंट कम है। दैट मीन्स कि हमारा इस बार डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से। दैट मीन्स कि हमारा जो ईडी है वो इस केस में लेस देन 1 होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा इनइलास्टिक डिमांड वाला केस है। नाउ लास्ट पॉइंट अगर हम देखें पॉइंट 5, तो अगेन सबसे पहले हमने यहाँ पे ईडी का फॉर्मूला लिख दिया लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इस केस में हम देखें तो यहाँ पे कोई लोअर सेगमेंट ही नहीं है, सिर्फ अपर सेगमेंट है। तो इस केस में हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो है ही नहीं, दैट मीन्स कि वो 0 है, मतलब कि इस केस में हमारा जो न्यूमरेटर है वो 0 है। न्यूमरेटर ही 0 है तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी 0 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस है। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आ गया। तो ये थे हमारे 5 केसेस जब अगर हमें कोई एक कर्व गिवन हो और उस पर एक पॉइंट गिवन हो, तो उस पर हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे पता लगाते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से पता लगाते हैं। नाउ आगे देखते हैं, इसको एक बार खुद रीड कर लेना। ओके, यहाँ पे क्विक ट्रिक की, अगर मान लो हमें इनइलास्टिक डिमांड कर्व का ग्राफ याद नहीं हो रहा कि उसकी शेप कैसे होती है, तो हम देख सकते हैं कि इनइलास्टिक की स्पेलिंग में भी आई आता है। अगर हम उसको कैपिटल में देखें तो वो ऐसे बनता है। हम देख सकते हैं कि जितने भी इनइलास्टिक डिमांड कर्व होंगे ना वो थोड़े ज़्यादा आई की तरह होंगे। यहाँ पे आई की तरह है, ये तो बिल्कुल भी आई की तरह नहीं है और ये भी नहीं है। तो जो हमारे इनइलास्टिक डिमांड कर्व होते हैं, यहाँ पे ये इनइलास्टिक का केस है जहाँ पे स्टीपर है कर्व, तो वो काफ़ी हद तक आई जैसा होगा। अगर हम यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक भी देखें तो ये तो पूरा आई होता है। नाउ आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच का रिलेशन। अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि अगर कोई बायर एक गुड को खरीदने के लिए जो अमाउंट पे करता है उसको हम टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं, या फिर अगर एक सेलर एक गुड को बेचकर जो अमाउंट रिसीव करता है उसको भी हम टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं। अगर बात करें टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले की, तो जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो निकल कर आ जाता है। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो इस केस में जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो हो जाएगा 400। नाउ अब अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो इसमें हमें टोटल
3 केसेस दिए हुए हैं, इनको समझते हैं। अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में दिया हुआ है कि अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, मतलब कि हमारा इनइलास्टिक वाला केस, तो इस केस में हमारा जो प्राइस है और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे का क्या मतलब हुआ कि मतलब जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, और जब हमारा प्राइस कम होगा तो टोटल रेवेन्यू भी हमारा कम होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर हम इसको बाय डायग्राम समझें तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा, हमने अपना इनिशियल प्राइस ले लिया P0, यहाँ पे हमने अपनी इनिशियल क्वांटिटी ले ली Q0 यहाँ पे। अगर हमें शो करना है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, दैट मीन्स कि हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा शो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ज़्यादा बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में हम अपने प्राइस को ले लेंगे ज़्यादा चेंज, यहाँ पे हमने ले लिया, और अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम यहाँ पे अपने टोटल रेवेन्यू की बात करें तो हमारा इनिशियल टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P0 इंटू Q0, इनिशियल प्राइस इंटू इनिशियल क्वांटिटी। अगर हम अपने न्यू टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, P1 इंटू Q1, न्यू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी। अगर हम इसको यहाँ पे बाय एरिया देखें तो जो ये एरिया है ये तो दोनों के बीच में कॉमन है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये कॉमन है बिफोर एंड आफ्टर में। अगर हम अपना रेवेन्यू का लॉस देखें तो हमारा इतना लॉस हो गया, ये हमारा रेवेन्यू लॉस हो गया। अगर हम अपने रेवेन्यू का गेन देखें कि हमारे प्राइस इंक्रीज होने से कितना हमारा रेवेन्यू में गेन हुआ है, तो वो ये एरिया हो गया। यहाँ पे हमने इसको ले लिया रेवेन्यू का गेन। तो हम देख सकते हैं कि हमारी केस 1 में जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारा जो रेवेन्यू गेन है वो भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसका एरिया रेवेन्यू लॉस से ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू गेन है वो भी इंक्रीज हुआ। तो हमारी जो ये सिचुएशन दी हुई थी ये भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अगर हम अपना केस 2 देखें तो केस 2 में उन्होंने बोला हुआ है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स कि हमारा ये इलास्टिक डिमांड वाला केस है। इसमें हमें बोला हुआ है कि जो हमारा प्राइस और टोटल रेवेन्यू है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे मतलब कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होगा, और अगर हमारा प्राइस कम होगा तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में इस केस में नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर हम इसको विद डायग्राम समझे फिर से, तो ये हमने अपना ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने इनिशियल प्राइस ले लिया और यहाँ पे हमने इनिशियल क्वांटिटी ले ली। हमें दिखाना है कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा हमें न्यूमरेटर ग्रेटर दिखाना है, मतलब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर दिखानी है। तो हमने क्वांटिटी को यहाँ पे ले लिया और हमने न्यू प्राइस को सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करा। अगर हम इसकी लाइंस ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। ये हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा। इस केस में अगर हम कॉमन एरिया को देखें तो ये दोनों केसेस में हमारा कॉमन एरिया है। अगर हम अपने रेवेन्यू लॉस को देखें
तो वो हमारा ये वाला एरिया आ गया। अगर हम अपने रेवेन्यू गेन को देखें तो वो हमारा ये वाला एरिया आ गया। हम देख सकते हैं इस केस में कि हमारा जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमारा जो रेवेन्यू गेन है वो इंक्रीज हो गया। तो हमें यही चीज़ गिवन थी कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपने केस 3 की, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 है, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वाला केस है। इस केस में हमें गिवन है कि जो हमारा प्राइस है वो तो राइज करेगा, मतलब कि हमारा जो प्राइस है वो तो इंक्रीज करेगा, बट लेकिन जो हमारा टोटल रेवेन्यू है ना वो सेम रहेगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करा, यहाँ पे हमने अपना पुराना प्राइस ले लिया, यहाँ पे हमने अपनी पुरानी क्वांटिटी ले ली। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 गिवन है, तो मतलब कि इस सिचुएशन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वल डिस्टेंस पर ही लेंगे और हमें अपना प्राइस इंक्रीज दिखाना है तो प्राइस को इंक्रीज दिखाएंगे। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये हमारा अगेन कॉमन एरिया आ गया। अगर हम अपना रेवेन्यू लॉस देखें तो वो ये एरिया है, अगर हम अपना रेवेन्यू गेन देखें तो वो ये एरिया है। हम देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, बट ये जो दोनों एरियाज हैं ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो हमारा इस केस में जो लॉस है और जो गेन है वो दोनों ही इक्वल हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इस केस में सेम है। तो ये थे हमारे 3 केसेस जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू के रिलेशन को शो करते हैं। यहाँ पे जो नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो यही चीज़ लिखी हुई है, बट बुक में डायग्राम नहीं है तो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स इसके ड्रॉ कर दिए। आगे देखते हैं। ओके, हमने अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लिया। अब हम बात करेंगे बाकी 2 इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो जो इसका फॉर्मूला है वो काफ़ी सिमिलर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। उसके न्यूमरेटर में होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसके न्यूमरेटर में भी सेम है, बट हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आता था तो उसके डिनोमिनेटर में प्राइस होता था, बट यहाँ पे इनकम की वजह से चेंज आता है तो हम यहाँ पे इनकम को लेंगे, बस यही चेंज है। तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर हम इसके 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले की बात करें तो वो आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इनटू में इनिशियल इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बस पी की जगह हमारा पूरा वाई आ गया। नाउ अब अगर हम बात कर रहे हैं इनकम की, तो इनकम में हमें पता है 2 तरीके के गुड्स होते हैं जो इनकम के इंक्रीज होने पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपने नॉर्मल गुड्स की, तो हमें पता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स कि इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड के केस में जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी जो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड है वो कम हो जाती है, मतलब कि इस केस में इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है।
अब यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर हमारा नॉर्मल गुड वाला केस होगा, मतलब कि इनकम के बढ़ने से जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो उस केस में जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करें तो इस केस में हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होगा। नाउ अब अगर हम इनके केसेस की बात करें तो हम फर्स्ट केस लेंगे इलास्टिक इनकम डिमांड। इस केस में हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, जैसे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थी। ग्रेटर देन 1 होगी तो मतलब हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन इनकम से। अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो ये हमारा कर्व है, यहाँ पे हमने ले लिया अपना इनिशियल इनकम, यहाँ पे हमने ले ली अपनी इनिशियल क्वांटिटी। अब अगर हमें चेंज दिखाना है कि हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आया है तो हम अपनी आफ्टर क्वांटिटी या फिर फाइनल क्वांटिटी यहाँ पे ले लेते हैं, और हम अपनी इनकम में थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए अपनी न्यू इनकम को यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ भी करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया अपवर्ड स्लोपिंग, जो पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इनकम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है इस केस में वो फ्लैटर है, मतलब कि वो कुछ लोटा हुआ है। अगर हम स्टीपर की बात करते हैं तो मतलब कि वो थोड़ा खड़ा हुआ होता है। नाउ केस 2 में हम ले लेते हैं इलास्टिक इनकम डिमांड को। यहाँ पे हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सिमिलर है, मतलब कि इस केस में हमारा न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से, मतलब कि इसमें हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा परसेंटेज चेंज इन इनकम से। अब अगर हम बात करें इसके ग्राफ की तो यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने अपनी इनिशियल इनकम को ले लिया, यहाँ पे हमने इनिशियल क्वांटिटी को ले लिया। अगर हम बात करें चेंज की तो यहाँ पे हमें इनकम में ज़्यादा चेंज दिखाना है तो हम इनकम को यहाँ पे ले लेते हैं, और क्वांटिटी में कम चेंज दिखाना है इनकम से तो उसको पास में ले लेते हैं। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी में सिर्फ इतना सा चेंज है और हमारे इनकम में इतना ज़्यादा चेंज है। अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी में इतना ज़्यादा चेंज था और इनकम में सिर्फ इतना सा चेंज था। अगर हम बात करें अपने डिमांड कर्व की तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर है, मतलब कि वो थोड़ा खड़ा हुआ है। नाउ केस 3 में हमने ले लिया यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। इस केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 होगी, मतलब इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होगा, मतलब कि हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन इनकम जो है वो सेम होगा। अगर हम डायरेक्ट इसके ग्राफ को देखें तो ये हमारा इनिशियल इनकम है, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है। अगर हमें सेम चेंज दिखाना है तो हम इनको इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे अगेन। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ पे हमारा ये डिमांड कर्व हो गया। हम देख सकते हैं कि जितना हमारा क्वांटिटी में चेंज आया उतना ही हमारा इनकम में भी चेंज आया। यहाँ पे अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो नॉर्मल है। नाउ केस 4 परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड। इस केस में हमें पता है कि जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 0 होती है, मतलब कि हमारा इस केस में न्यूमरेटर 0 है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 है। अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो हमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना तो उसको हम ऐसे ले सकते हैं।
और हमारे प्राइस में हम देख सकते हैं कि किसी भी प्राइस पे हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें केस 5 की, परफेक्टली इलास्टिक इनकम डिमांड, इस केस में हमें पता है कि परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होगी। मतलब कि इस बार हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा। मतलब कि हमारा इस केस में चेंज इन इनकम जो है वो हमें जीरो दिखाना है, हमारी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारी इनकम होती है, हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाना, तो हमने इसे फिक्स इनकम ले लिया यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी पर हमारी जो इनकम है वो सेम है। अगर हम बात करें डिमांड कर्व की तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब हमने जितने भी केसेस की बात करी ना वो हमारा इनकम के साथ नॉर्मल गुड की बात करी। इस केस में भी नॉर्मल गुड है, यहाँ पे भी नॉर्मल गुड है और यहाँ पे भी नॉर्मल गुड है। पीछे जो दो केसेस थे उनमें भी नॉर्मल गुड था। तो हमने जितने भी अभी तक 5 केसेस देखे ये बिल्कुल सिमिलर थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, डायग्राम वाइज, फॉर्मूले वाइज। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे इनकम के साथ नॉर्मल गुड की। बट यहाँ पे एक और केस आता है जिसमें हम बात करते हैं इनकम के साथ इंफीरियर गुड की। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 केस जहाँ पे हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है मतलब कि इस केस में हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन जीरो होगा। नेगेटिव साइन कब आता है वो हमने पहले भी देखा था, जब हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे थे। तो नेगेटिव साइन कब आता है? जब कोई भी एक चीज कम होती है। तो या तो इनकम के इंक्रीज होने से जब हमारी डिमांड कम होगी, इस केस में इंफीरियर गुड की डिमांड, तो हमारा यहाँ पे जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। या फिर अगर हम देखें कि अगर हमारी इनकम कम होगी और हमारी इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में जो हमारा परसेंटेज चेंज इन इनकम आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसमें दोनों केसेस ले सकते हैं कि या तो हमारी इनकम कम हो या फिर हमारी डिमांड कम हो। अगर हम इसके ग्राफ्स भी देखें तो यहाँ पे हमने इनिशियल इनकम ले ली, यहाँ पे हमने इनिशियल क्वांटिटी ले ली। इस केस में हम दिखा रहे हैं कि हमारी इनकम बढ़ रही है बट क्वांटिटी कम हो रही है। तो इनकम को यहाँ पे ले लिया न्यू को, और न्यू क्वांटिटी को हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो ये हमारा जो डिमांड कर्व है इस बार वो डाउनवर्ड आया है, मतलब वो इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनकम में तो इंक्रीज आया है जिसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर इंफीरियर गुड वो कम हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला केस है, इस केस में हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो नेगेटिव आया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो कम हो रही है। अगर हम इसके दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे इस बार हमने ले लिया इनिशियल इनकम, इसका बिल्कुल अपोजिट डायग्राम बन जाएगा। इनिशियल इनकम ले लिया, यहाँ पे हमने इनिशियल क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे हमने अपनी न्यू इनकम ले ली और यहाँ पे हमने अपनी न्यू क्वांटिटी ले ली। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी अगेन हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन इंफीरियर गुड एंड इनकम। यहाँ पे भी लिख देते हैं इंफीरियर गुड और इनकम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो कम हुई है जिसकी वजह से हमारी इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे हमारी इनकम कम हुई है तो मतलब कि हमारा जो इस केस में परसेंटेज चेंज इन इनकम है वो नेगेटिव है। तो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव आएगा और ऊपर वाले केस में हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होता है उस केस में हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन जीरो होती है, मतलब वो नेगेटिव होती है। आगे देखते हैं।
अब अगर हम बात करें लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला दोनों जो पहले हमने पढ़ा उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसमें हम न्यूमरेटर में लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। डिनोमिनेटर में हम लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। यहाँ पे हम गुड वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो गुड एक्स की डिमांड चेंज होगी वो कितनी चेंज होगी वो हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गुड एक्स और वाई की बात हो रही है तो इन दोनों गुड्स के बीच में कोई रिलेशन भी होगा। हो सकता है कि ये दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, या फिर हो सकता है कि ये दोनों गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो कोक एंड पेप्सी का ले लेते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं बैडमिंटन रैकेट का और कॉक का। अगर हम कोक को गुड एक्स ले लेते हैं और पेप्सी को गुड वाई ले लेते हैं तो हमें पता है कि पेप्सी के प्राइस के साथ कोक की डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कोक की डिमांड इंक्रीज होगी, पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड कम होगी। तो इस केस में हमारी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो पॉजिटिव होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बैडमिंटन रैकेट को ले लेते हैं एक्स और कॉक को ले लेते हैं वाई। मतलब कि कॉक के प्राइस के साथ बैडमिंटन रैकेट की जो डिमांड है उसका जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। मतलब अगर कॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तो बैडमिंटन रैकेट की डिमांड कम हो जाएगी, या फिर अगर कॉक का प्राइस कम होगा तो बैडमिंटन रैकेट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसमें हम बात करें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो वो नेगेटिव होती है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे 1 और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ले लेते हैं 2। अगर हम इसके रिलेशन को डायग्राम के थ्रू देखें तो केस 1 में सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो मतलब कि जो हमारा कर्व बनेगा डिमांड वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मान लो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस ऑफ पेप्सी, यहाँ पे हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक। अगर हमारा ये इनिशियल प्राइस है और ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है तो यहाँ पे हमने ले लिया आफ्टर प्राइस और आफ्टर क्वांटिटी। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो मतलब कि अगर हमारा पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जो कोक की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसका अपोजिट भी देखें तो यहाँ पे हम अपना प्राइस मान लो 2 ले लें और यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी 2 ले ली, तो जैसे ही हमारा प्राइस भी कम हो रहा है तो हमारी इस केस में क्वांटिटी भी कम हो रही है। अगर हम बात करें अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब कि जो उसका डिमांड कर्व होएगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो अगर ये मान लो हमारा कर्व है, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस ऑफ कॉक, यहाँ पे हमने ले लिया नीचे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर रैकेट।
तो ये हमारा इनिशियल प्राइस हो गया, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी जो क्वांटिटी है उसको हम कम कर देंगे। अगर हम इनकी लाइंस को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब कि वो नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। जैसे ही यहाँ पे हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड फॉर बैडमिंटन रैकेट है वो कम हो गई। तो ये था हमारा पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।